Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, प्रतिभा एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको क्लास 10 होम साइंस का पहला लेसन शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 1 में हमने बजट का अर्थ, बजट की परिभाषा, बजट के प्रकार, बजट से लाभ, गृहिणियों को बजट बनाने से लाभ, पारिवारिक बजट से समाजशास्त्रियों को लाभ, अर्थशास्त्रियों को लाभ, सरकार को लाभ, ये सब टॉपिक हमने अपने पहले क्लास में पढ़ा दिया है। अगर आप इस पार्ट को देखना चाहते हैं, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन का पार्ट 1 देखना चाहते हैं, तो आई बटन को प्रेस करके हमारी इस क्लास को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग किताबें ले लीजिए और देखिए, अब मैं आपको इस किताब से पढ़ाऊंगी, अभिनव गृह विज्ञान। अगर आपके पास कोई पहले से किताब है, किसी भी प्रकाशन की किताब है, आप उसको भी रख सकते हैं। और ज़्यादा पुरानी किताबें नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1-2 वर्ष तक की पुरानी किताबें चलेंगी। जो विद्यार्थी नहीं लिए हैं किताब, आप राजलक्ष्मी पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोग अपनी एक होम साइंस की नोट्स बना लीजिए, जो हम यहाँ आपको लिखवाते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं, आप उसको नोट करते चलिए। हाँ बच्चों, चलिए आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक बजट संबंधी मुख्य मदे। बजट तैयार करने से पूर्व यह ज्ञात होना चाहिए कि पारिवारिक व्यय की कौन कौन सी मुख्य मदें होती हैं। सामान्य तौर पर व्यय संबंधी विषयों की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। व्यय संबंधी विषयों की जानकारी अगर हमें नहीं रहेगा तो बजट अच्छा नहीं बन सकता है। इसलिए सामान्य विषयों की जानकारी, पारिवारिक व्यय की, खर्च की, समान विषयों की जानकारी ही पारिवारिक व्यय की मदें कहलाती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन सी हमारी मदें हैं जिस पर हम पहले से ही सोच समझकर अपना बजट बनाना प्रारंभ करें। तो इस पे सबसे पहला टॉपिक है आहार एवं संबंधित सामग्री। यदि हम अपना बजट बना रहे हैं तो सबसे पहला हमारा ध्येय होना चाहिए कि आहार एवं संबंधी सामग्री। मनुष्य की जो मौलिक आवश्यकताएं होती हैं वो 3 आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले रोटी यानी भोजन, आहार पर गृहिणियाँ जो बजट बनाती हैं उस पर विशेष ध्यान देकर अपने बजट में पौष्टिक और संतुलित आहार को शामिल करें। उससे संबंधित जो भी सामग्री है उसको उसमें मेंशन करें, उसमें कितना व्यय होता है वो उस खर्चे को अपने बजट में शामिल करें। और इन आहारों को जो पकाने में जो ईंधन वगैरह लगता है, जैसे कि कोई गृहिणियाँ गैस पर खाना बनाती हैं, एलपीजी पर, और कोयला है, मिट्टी का तेल है, तो इन सब ईंधन का भी उनको इस मदों में शामिल करना चाहिए, जिससे कि उनको पहले से ही जानकारी रहे कि हमारे इस मद पर यानी आहार एवं संबंधित सामग्री पर हमें कितने धन को व्यय करना है। दूसरा टॉपिक है वस्त्र एवं परिधान संबंधी मद। वस्त्र एवं परिधान संबंधी मद भी मौलिक आवश्यकताओं में दूसरी आवश्यकता है। वस्त्रों पर गृहिणी को अपना धन व्यय करने के समय बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और इस मद को बजट पे जब वह शामिल कर रही है, लिख रही है, तो इस पर विशेष ध्यान वो दे, क्योंकि वस्त्र एक ऐसा मद है जिस पर अधिक भी खर्च किया जा सकता है। अपने स्थिति के अनुसार, अपने सामाजिक व्यवस्था के अनुसार
वस्त्रों परिधानों पर खर्च करने की व्यवस्था करें और अनावश्यक वस्त्रों पर धन व्यय न करें और वस्त्रों के अलावा जो अन्य भी वस्त्र हैं जैसे तौलिया है, घर में चादर है, पर्दे हैं, ये सब का भी अनुमान गृहिणी लगा ले कि हमें कितना इस मद पर धन व्यय करना है। तीसरा है आवास संबंधी मद। आवास संबंधी मद भी हमारा तीसरा मौलिक आवश्यकताओं में है। घर या मकान संबंधी मद, जिसमें हर महीने अगर कोई परिवार किराए के मकान पर रह रहा है तो उसको अपने बजट पे हर महीने उसको किराया निकालना होगा। और अगर कोई परिवार मकान अपना निजी बनाना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो अपने बजट में वह शामिल करेगा, कुछ धन बचत करेगा कि जिससे कि वह इसकी पूर्ति कर सके, वह अपना मकान ले सके। या अगर कोई परिवार अपने मकान में रहता है, अपने घर में रहता है, उसका निजी मकान है, तो भी इसमें उसे व्यय करना पड़ेगा धन। उसको बिजली पर, पानी का खर्च है, उसके रख रखाव व्यवस्था पर धन कुछ न कुछ उसको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए गृहिणी सूझबूझ के द्वारा अपने धन को व्यय करने के लिए आवास संबंधी मद पर वो पहले से अपने बजट में शामिल कर ले। चौथी मद है बच्चों की शिक्षा संबंधी मद। बच्चों की शिक्षा संबंधी मद का तात्पर्य यह है कि शिक्षा भी एक मौलिक आवश्यकता के रूप में सम्मिलित होता जा रहा है। शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। सभी परिवारों में अलग से इस मद पर पैसे निकाल लेने चाहिए, धन रख लेने चाहिए, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों को। अगर घर में बच्चों की संख्या अधिक है तो अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चे अगर छोटे हैं तो कम धन में ही उनकी ज़रूरतें शिक्षा संबंधी पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर बच्चे बड़े हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या ले रहे हैं शिक्षा, तो उसमें गृहिणी को थोड़ा अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता पड़ेगी। या वो व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं तो भी धन अधिक लगने की संभावना हो सकती है। तो इस वजह से गृहिणी को पहले ही बजट बनाने से पहले ही शिक्षा संबंधी मद में भी व्यय के लिए धन रख लेना चाहिए। पांचवा है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मद। पांचवा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मद भी बहुत ही अहम मद है, विषय है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन स्वास्थ्य हमेशा एक समान नहीं रह सकता है। उसको चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती रहती है। कोई भला चंगा व्यक्ति है तो भी उसको चिकित्सा की ज़रूरत पड़ जाती है। मौसम चेंज होता है तो भी सर्दी जुकाम बुखार तरह तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इस वजह से गृहिणी को बजट बनाने से पूर्व इस मद पर भी व्यय के लिए धन रख लेना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा संबंधी अगर वह धन पहले से नहीं रखेगी तो उसको परेशानी भी बढ़ सकती है। किसी परिवारों में या अचानक से आकस्मिक दुर्घटना हो जाने के बाद ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ जाती है, या कोई परमानेंट बीमार है। आजकल बहुत से ऐसे रोग समाज में व्याप्त हैं जो ऐसा रोगी बन जा रहे हैं, लोग ऐसे रोगी हो जा रहे हैं जो जीवन भर उनको दवा पर चलना पड़ता है। ऐसे परिवारों के लिए पहले से ही गृहिणी सोच समझकर उस पर अपना व्यय संबंधी धन व
पहले ही से ही सोच समझ कर रख ले, जिससे कि उसे स्वास्थ्य के लिए दिक्कत न हो, चिकित्सा के लिए दिक्कत न हो। छठवां है अन्य घरेलू व्यय संबंधी मद। अन्य घरेलू व्यय संबंधी मद में जैसे कि गृहिणियों को या जो गृह स्वामी हैं, घर में कभी कभी अनेकों वस्तुएं खरीदने की आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है और बर्तन है। तो ये सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही सोच समझ के धन रख लेना चाहिए। जैसे सफाई कर्मी हैं, धोबी हैं और घर में दाई हैं, उनके लिए भी धन खर्च करना पड़ता है, व्यय करना पड़ता है धन। तो उसके लिए भी पहले से ही इस मद में पैसे बजट में सोच समझ के रख लेने चाहिए। सातवां है यातायात व्यय संबंधी मद। यातायात किसी किसी परिवारों में अक्सर लोग बाहर आया जाया करते हैं। कभी कभी लोग बीच बीच में घूमने के लिए घर से बाहर या शहर से बाहर जाते हैं। तो ऐसे में व्यक्तियों को धन की आवश्यकता पड़ती है। यदि वो अपने निजी साधन से जाते हैं तो भी खर्च आता है, उसमें वाहन में पेट्रोल की आवश्यकता हो सकती है, उसके मेंटेनेंस या देख रेख व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है, या अगर हम प्राइवेट साधनों का प्रयोग करते हैं तो भी किराए पर धन हमें व्यय करना होगा। तो गृहिणी को इस मद पर भी, घरेलू यातायात व्यय संबंधी मद पर भी पहले से ही धन का अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमें इस मद पर कितने धन रखने हैं। आठवां है व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद। व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद भी बहुत ही आम है। हर व्यक्ति का कुछ न कुछ खर्च होता है, उसकी कुछ न कुछ ज़रूरतें होती हैं। जैसे कि बहुत से पुरुष जो बाहर काम करते हैं वो कैंटीन वगैरह में नाश्ता लेते हैं, चाय कॉफ़ी पान उन खाते हैं, ये खर्च। जो बड़े बच्चे हैं स्कूलों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, कोचिंग सेंटरों में जाते हैं, तो उनको जेब खर्च की आवश्यकता पड़ती है। और भी बहुत से धनाढ्य परिवार हैं, धनी वर्ग के परिवार हैं, तो उनको क्लब वगैरह वो ज्वाइन किए रहते हैं, उसकी सदस्यता लेने में उनको कुछ धन व्यय करना होता है। कुछ महिलाएं जो हैं किटी पार्टी वगैरह का आयोजन करती हैं, उसमें भी धन व्यय होता है। तो ये इस धन को व्यय करने के लिए पहले से ही गृहिणी को अनुमान लगा लेना चाहिए कि इस पर हमें कितने व्यय करने होंगे, कितने पैसे व्यय करने होंगे, जिससे कि उसको बहुत ही सहूलियत रहती है। अगला टॉपिक है पारिवारिक बचत संबंधी मद। पारिवारिक बचत भी गृहिणी को करना चाहिए, उसको इस मद पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान में थोड़ा कष्ट तो उठाना होगा अगर हम बचत करते हैं तो, लेकिन बाद में यानी भविष्य में उस गृहिणी को और उसके परिवार को बहुत ही लाभ होता है, बहुत ही सुकून शांति पहुंचती है अगर वह परिवार बचत करता है। तो मदों में जो हमारे पारिवारिक बजट संबंधी मद हैं, पारिवारिक बचत संबंधी मद को भी ज़रूर से शामिल किया जाना चाहिए। अब इसकी प्रतिशतता कितनी होनी चाहिए, कितना धन बचत करना चाहिए, इसका कोई अनुमान नहीं है, लेकिन गृहिणी को उसके परिवार के सदस्यों को अधिक से अधिक बचत करना चाहिए। तो आप बच्चे जान गए होंगे पारिवारिक बजट संबंधी मुख्य मदें क्या क्या हैं। अगर गृहिणी इन मदों पर ध्यान देकर अपने बजट को बनाती है तो उसके धन का, उसके जो पारिवारिक आय हो रही है उसका व्यय सही ढंग से होगा और सभी कार्य पूरे अच्छे ढंग से संपन्न होंगे। और
व्यवहारिक रूप में अगर बजट बनाते समय और भी कोई मदे आ जाएं तो उसको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य सिद्धांत। बजट बनाने के मुख्य सिद्धांत भी बहुत से होते हैं। अगर इन सिद्धांतों का हम पालन करेंगे तो हमारा बजट अच्छा बनेगा और वो बजट हमको लाभ पहुंचाएगा। तो आइए जानते हैं कि हमारे पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य सिद्धांत क्या है। इसमें हम पहला टॉपिक लेके परिवार की कुल आय की जानकारी। जो बजट बना रहा है परिवार में, बजट बनाने वाला चाहे वो गृहस्वामी हो, गृहस्वामिनी हो या परिवार का कोई भी सदस्य हो, जो बजट बना रहा है परिवार के लिए, वो तो उसको सबसे पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए कि परिवार की पूरी आय क्या है, कुल आय क्या है, किन किन स्रोतों से परिवार में आय होती है। तो सामान्यतः लोग बाहर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनकी मासिक आय जो आती है, मासिक आय हो गई, कृषि कार्य करते हैं उससे आय होती है, या मकान किराए पर दिए हैं तो वो आय हो सकती है, और कुछ परिवार लघु उद्योग करते हैं उससे जो आय होती है वो पहले से ही निर्धारण कर ले परिवार कि हमारी आय किन किन स्रोतों से हो रही है। और परिवार के जो सदस्य हैं जो बाहर से पैसे कमा कर लाते हैं तो उनको पूरी जानकारी अपने जो उस परिवार का मुखिया है या जो गृहस्वामी बना रहा है या गृहिणी बना रही है पारिवारिक बजट को, तो उसको पूरी उस जानकारी दे, जिससे कि उसको अपने बजट बनाने से पहले उसको पूरी जानकारी हो जाएगी कि हमारे परिवार की कुल आय कितनी है, तभी वह बजट बनाएगी तो वह बजट ही बहुत ही सर्वोत्तम बजट बनेगा। तो इस सिद्धांत का विशेष रूप से बजट बनाते समय गृहिणी को ध्यान देना चाहिए, और परिवार के जितने सदस्य हैं उन सदस्यों को भी अपनी आमदनी छिपानी नहीं चाहिए या कम नहीं बतानी चाहिए या बहुत ज़्यादा बढ़ा के भी नहीं बतानी चाहिए, घटा के नहीं बतानी चाहिए। जो हमारी आय हो रही है वो आय परिवार के जो सदस्य हैं गृहिणी को एकदम ईमानदारी से बताए तो परिवार बहुत ही अच्छे से अपना बजट बना सकता है और तरक्की कर सकता है। दूसरा टॉपिक है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का निर्धारण। बजट बनाने के मुख्य सिद्धांतों में ये दूसरा सिद्धांत ये है कि परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके आवश्यकताओं का निर्धारण पहले से कर लेना चाहिए। आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं, प्रत्येक सदस्यों की अनेकों आवश्यकताएं होती हैं, तो सभी की आवश्यकताएं तो पूरी हो नहीं सकती हैं, लेकिन वो आवश्यकताओं को पहले प्राथमिकता के आधार पर उसको क्रमबद्ध कर लें कि कैसे हम इन आवश्यकताओं को पूरी करें। तो क्रमबद्ध करके अगर हम आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, अपने धन को उसमें लगाएंगे, तो सदस्य जो हैं हमारे परिवार के उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी तो उनको शांति और सुख महसूस होगा। और अनावश्यक जो खर्च होते हैं, जो गौण आवश्यकताएं हैं, उनके पर भी लगाम लगानी चाहिए। उन आवश्यकताओं को रोका जा सकता है, या जो अनावश्यक फिजूल खर्ची होती है उसको भी रोक कर कोई महत्वपूर्ण आवश्यकता पर हम धन अपना व्यय कर सकते हैं। तो परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का निर्धारण ये बजट बनाते समय ये मुख्य सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत है। इस पर भी बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है पारिवारिक बचत के प्रावधान का सिद्धांत। पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य सिद्धांतों में पारिवारिक बचत का प्रावधान भी आवश्यक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है। बचत को अधिक से अधिक अपनाना चाहिए गृहिणी और उसके प्रत्येक सदस्यों को। बचत का प्रावधान अगर हमारे बजट में नहीं रहेगा तो हम अपनी आकस्मिक कोई घर में घटना घट गई या आकस्मिक कोई ज़रूरत पड़ गया तो हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे।
तो वर्तमान में तो कुछ दुखदाई हो सकता है बचत करने से, लेकिन हमारा भविष्य थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इसलिए हमें अधिक से अधिक बचत का प्रावधान करना चाहिए। चौथा टॉपिक है आकस्मिक आवश्यकताओं की व्यवस्था संबंधी सिद्धांत। पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य सिद्धांतों में आकस्मिक आवश्यकताओं की व्यवस्था संबंधी सिद्धांतों पर भी ध्यान देना चाहिए। अधिकतर परिवार बजट बनाते समय अपनी दैनिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देते हैं। यदि हम अपने बजट में आकस्मिक आवश्यकताओं को भी स्थान देंगे तो हमारी बहुत सी आशंकाएं, समस्याएं दूर हो सकती हैं। बजट बनाते समय हमें अपने विगत बजट का अनुमान लगाकर आगामी बजट के अनुसार इस मद पर भी आकस्मिक आवश्यकताओं पर भी हमें धन व्यय संबंधी हमें रखना चाहिए धन, जिससे कि हम अपने आकस्मिक आवश्यकताओं की भी पूरी कर सके। पांचवी हेडिंग भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत। पारिवारिक बजट के मुख्य सिद्धांतों में भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत भी मुख्य सिद्धांत है। यदि अपने बजट में, पारिवारिक बजट में जो परिवार बजट बना रहा है उसमें भविष्य के लिए नियोजन नहीं होगा, व्यवस्था नहीं होगी, बचत नहीं होगी, तो वह परिवार बहुत ही परेशानियों में हो सकता है, क्योंकि भविष्य में अनेक ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसमें धन अधिक व्यय करना पड़ सकता है। जैसे कि जो बड़े बच्चे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा है, उनका विवाह है। अगर हमारे पास धन रहेगा, भूत में हमने धन बचा कर रखा है, तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो भविष्य का अनुमान लगाकर भी अपने धन को हमें संचय करना चाहिए। छठवां है बजट में लचीलेपन का प्रावधान। बजट को ऐसा बनाना चाहिए कि उसमें कुछ सुधार हो सके, उसमें कुछ हम दूसरी बातें भी ला सके, उसमें परिवर्तन कर सके। एकदम से फिक्स्ड बजट नहीं बनाना चाहिए। बजट बनाकर उसका पालन करना गृहिणी और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्यों का कर्तव्य है, परंतु बजट में कुछ लचीलापन भी होना चाहिए। कभी कभी ऐसी आवश्यकताएं आ जाती हैं जिसमें हम अपने कुछ ज़रूरतों को कम कर दें और उसमें कुछ दूसरी ज़रूरतों को उसमें पूरी करें, या उसमें परिवर्तन कर दें, या भविष्य के लिए जो हम बचत कर रहे हैं उसको कम कर दें, या कभी कभी कुछ माह में हम एकदम बचत भी न करें, दूसरी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करें। तो बजट में लचीलेपन का भी प्रावधान होना चाहिए। सातवीं हेडिंग है मासिक बजट को वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में तैयार करने का सिद्धांत। अधिकतर परिवार अपने पारिवारिक बजट को मासिक बजट में बनाते हैं, क्योंकि जो परिवार के सदस्य होते हैं बाहर वो काम करने जाते हैं, तो उनको एक महीने पर उनको धन प्राप्त होता है, उनको सुविधाएं मिलती हैं। कुछ परिवार अपने मकान को किराए पर दिया है तो उससे भी आमदनी एक महीने पर ही होती है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हर महीने के महीने उनको वेतन मिल जाता है। और गृहिणियों को भी अपने धन का व्यय करने में, जो धन का व्यय करती हैं वो महीने में बहुत से कारकों पर, मदों पर उनको व्यय करना होता है। जैसे घर में दूध जो लेती हैं उस पर महीने में हिसाब करना होता है, बच्चों की फ़ीस है, बिजली का बिल है, मकान का किराया है, बहुत से ऐसे तमाम मदें हैं जो वह महीने भर में ही व्यय करती हैं। तो इस वजह से अधिकतर परिवारों में मासिक बजट बनाया जाता है। लेकिन अपने मासिक बजट को अगर हम वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि बनाएंगे तो हमको बहुत ही आसानी रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हम एक वर्ष में, यानी कि साल भर में एक ही बार करते हैं। जैसे अनाज जब पैदा होता है तो उस समय हम एक वर्ष के लिए अनाज घरों में रख लेते हैं। घरों की रंगाई पुताई है वर्ष में एक बार कराते हैं। तो अगर हम
इस वार्षिक बजट पर ध्यान देंगे तो हमारा मासिक बजट और भी सुलभ और अच्छा हो जाएगा। बहुत से ऐसे नौकरी पेशा लोग हैं जो उनकी आमदनी भी कभी कभी साल में एक बार अधिक हो जाती है, जैसे कि उनको बोनस मिल जाता है, ओवर टाइम करने पर उनको इकट्ठे धन प्राप्त हो जाता है, तो उस समय हम कुछ अलग ही ढेर सारा घर के लिए खरीदारी कर लेते हैं। कुछ ऐसे लघु उद्योग वाले हैं, व्यापारी हैं, जो उनको कभी कभी मंदी रहती है, कभी उनके व्यापार में तेज़ी रहती है। तो ये सबको अगर हम ध्यान में रखकर अपने बजट को बनाते हैं, अपने मासिक बजट को वार्षिक बजट के पृष्ठभूमि पर तैयार करते हैं, तो हमारा बजट सर्वोत्तम बजट बनेगा। अगला है 8वीं हेडिंग, बजट के मूल्यांकन का सिद्धांत। बजट का बीच बीच में मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए। मूल्यांकन से तात्पर्य है कि जो हमने विगत महीने का बजट बनाया था उसका हम निरीक्षण करते रहें कि कोई ऐसी आवश्यकताएं तो नहीं रह गई हैं, कोई ऐसी ज़रूरतें तो नहीं रह गई हैं जो बहुत ही आवश्यक थी और हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया, या हमने कुछ फिजूल खर्ची तो नहीं की। तो अगर हम अपने विगत माह का बजट का मूल्यांकन करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो हमें आगामी माह के जो हम बजट बनाने जा रहे हैं उसमें हमारा बजट बहुत ही सर्वोत्तम बजट बनेगा, उसमें अधिक से अधिक लाभ होगा। तो बच्चों, आप लोग जान गए होंगे जो आपके पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य सिद्धांत हैं। अगर इन सिद्धांतों पर हम ध्यान देकर अपने बजट का निर्माण करेंगे और कुछ व्यवहारिक नॉलेज का भी हम ध्यान देंगे तो हमारा बजट बहुत ही सर्वोत्तम बजट बनेगा, जो हमारे परिवार में सुख समृद्धि लाएगा और अधिक से अधिक बचत हमारे परिवार की होगी। अगला टॉपिक है पारिवारिक बजट संबंधी कठिनाइयाँ। पारिवारिक बजट बनाकर जो परिवार चलते हैं उनका परिवार दिनों दिन तरक्की करता है, वृद्धि करता है और अनेकों उनको बहुत सी जानकारियाँ भी होती हैं कि हम किस ढंग से अपना कार्य करें, कहाँ से आय का स्रोत बनावें और अपने आय को कैसे खर्च करें। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जो बिना बजट के ही बनाए अपने परिवार को चलाते हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं जो परिवार अपना पारिवारिक बजट नहीं बना पाता है। तो ऐसे देखिए कौन से कारण हैं। पहला है ज्ञान की न्यूनता तथा अशिक्षा। अशिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है पारिवारिक बजट बनाने में। आज भी महिलाएं बहुत सी अशिक्षित हैं, बच्चियों को शिक्षा नहीं दी जा रही है, नहीं दी जाती है। बहुत सी बच्चियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं जो आगे चलकर एक गृहिणी बनती हैं और वो अपना बजट नहीं बना पाती हैं। उनके अंदर ज्ञान की कमी होती है, शिक्षा नहीं होती है जिससे कि वो अपने बजट को बना सके। अगला टॉपिक है बजट के प्रति उदासीनता। बहुत से ऐसे महिलाएं भी हैं जो शिक्षित होकर भी अपने स्वभाव के कारण वो बजट बनाकर कार्य नहीं करती हैं। अगर वो बजट बना भी लेती हैं तो उसके प्रति वो उदासीन रहती हैं, वो स्वयं उसका पालन नहीं करती हैं और अपने परिवार को भी प्रेरित नहीं करती हैं बजट के हिसाब से कार्य करने के लिए। तो ये भी एक कारण है कि बजट के प्रति लोगों को उदासीनता रहती है, उसको वो अपनाते नहीं हैं, अपना भी लेते हैं तो उसको सही ढंग से उसका पालन नहीं करते हैं। तीसरा टॉपिक है विभिन्न सामाजिक कुप्रथाएं। हमारे समाज में बहुत सी ऐसे प्रथाएं प्रचलित हैं जिसके वजह से बजट नहीं बन पाता है। पहले तो अर्थव्यवस्था में स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, उनको ज्ञानहीन
निर्बुद्धि समझा जाता है, जिससे कि वो उनको अपना पूरा धन उनको खर्च करने के लिए नहीं दिया जाता है। और जो पुरुष होते हैं अपने मनमानी ढंग से अपनी आय को खर्च करते हैं, जिसके वजह से बजट नहीं बनता है और घरों में परेशानियां होती हैं। और कुछ कुप्रथाएं जैसे कि नामकरण है, कर्ण छेदन है, जन्मदिन है और विवाह है, अंत्येष्टि है, ऐसी बहुत से सामाजिक प्रथाएं हैं जिसको निभाने में लोग बहुत ढेर सारा धन खर्च कर देते हैं, तो उनका बजट सही ढंग से नहीं चल पाता है और वो बजट बनाकर भी उस बीच में ही छोड़ देते हैं। कुछ तो ऐसे परिवार हैं जो इन सब प्रथाओं को करने के लिए ऋणग्रस्त भी हो जाता है और जिससे कि वो अपने ऋण को भरेगा कि अपना बजट बनाकर चलेगा। तो ऐसी बहुत सी बजट बनाने में कठिनाइयाँ परेशानियाँ हैं, जिसके वजह से लोग बजट बनाते नहीं हैं। अगर हम इन जो समस्याएं हैं इस पर हम ध्यान दें, शिक्षा एक ऐसी ज़रूरत है जो सभी को मिले और सभी इस शिक्षा ग्रहण करें, तो ये सब समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। तो अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करना सभी का दायित्व है और सरकार को भी ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे सभी नागरिक पढ़े लिखे, जिससे कि अपने परिवार को आगे ले चलने के लिए बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं उसका वो प्रयोग करें, जिसमें से सुविधा में बजट भी है, पारिवारिक बजट का वो निर्माण करें। इसके लिए जो समाज सुधारक हैं ये भी प्रयास करें, समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी पारिवारिक बजट के महत्व गुण के विषय में बताया जाना चाहिए, जिसको लोग समझकर अधिक से अधिक पारिवारिक बजट को बनाने का प्रावधान करें। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य सिद्धांत, पारिवारिक बजट संबंधी कठिनाइयाँ और पारिवारिक बजट संबंधी मुख्य मदे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ और टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।